हेलो एवरीवन, तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इमॉर्टलिटी सीजन 2 के पार्ट 3 एंड 4 को। तो इसके पिछले पार्ट में हमने देखा था कि फेंग हाई और जिनशुई दोनों ही एक गुफा में आ पहुंचती है और यहाँ पर आते ही उनको अपने सामने मोलिन मिलता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब उनमें फाइट शुरू हो जाती है और इस फाइट में जिनशुई जीतती हुई नजर आती है और एट लास्ट जिनशुई मोलिन से उसकी वो बॉटल को छीन लेती है। अब हम इस पार्ट की स्टार्टिंग में देखते हैं कि अपने हाथ से वो बॉटल जाने के बाद में मोलिन जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, लेकिन अब और नहीं, आज अगर मैं मरूंगा तो तुम भी मेरे साथ यहीं पे मरोगी। और इतना कहने के बाद में मोलिन अपनी ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज करता है। और फ्रेंड्स, ये टेक्निक कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, ये टेक्निक कोई कल्टीवेटर तभी यूज करता है जब उसे पता चल जाता है कि अब उसके बचने के कोई भी चांसेस बाकी नहीं है और इस टेक्निक से वो अपने दुश्मनों को भी अपने साथ मार लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस टेक्निक का यूज करने के बाद में उसकी बॉडी से बहुत ही खतरनाक एनर्जी निकलने लगी थी और इस एनर्जी के साथ उसका ब्लड ऑरा भी धीरे धीरे वहाँ पर आ जाता है और हम देखते हैं कि मोलिन जोर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अब तुम भी मरोगी, तुम भी नहीं बचोगी। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा सीन ही यहाँ से चेंज हो जाता है और इस सीन में हम ओल्ड मास्टर को देखते हैं जो अपने लोगों से पूछ रहे थे कि क्या जिनशुई अभी तक वापस नहीं आई। तो उसको रिप्लाई मिलता है कि नहीं, उनका तो वहाँ पर कोई भी अता पता नहीं है, शायद तक वो डेजर्ट में और भी आगे चली गई होंगी, लेकिन हम उन्हें ढूंढ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। तो ओल्ड मास्टर कहते हैं कि नहीं, मैं चिंता नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसकी चिंता करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे विश्वास है कि उसे कुछ भी नहीं होगा। मैं तो बस यूं ही तुम सबसे पूछ रहा हूँ। वैसे चिंता तो मुझे जे शिनकाई की हो रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब से उसने कुछ तो जरूर सीखा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एल्डर जो भी वहाँ पे कह रहा सुन रहा होता है वो वहाँ पे रियल नहीं होता है, वो सब वो एक टेलीपोर्टेशन के द्वारा देख रहा होता है। इसके बाद हम यहाँ से फिर से अपने पहले वाले सीन में आ जाते हैं। हम यहाँ मोविन को देखते हैं जो अभी भी अपनी उस ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक को एक्टिवेट करने में लगा हुआ था, लेकिन ये चीज देखकर फेंग हाई अपना बिना टाइम वेस्ट किए हुए उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मोलिन का वो ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का अटैक बीच में ही रुक जाता है और इसकी वजह से मोलिन को बहुत गुस्सा भी आता है। वो जोर से चिल्लाता है कि तुम बीच में क्यों आए, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मुझे तुमसे बदला लेना है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, जहाँ पे मोलिन उससे पूछता है कि कैसा बदला, तो फेंग हान कहता है कि मुझे मेरी दोस्त का मौत का बदला तुमसे लेना है, जिसके बाद वो धक्का देकर उसे अपने से दूर फेंक देता है। फिर मोलिन देखता है कि उसके हाथ से खून निकल रहा है और इसके बाद में वो फिर से अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ हम देखते हैं कि फेंग हान जब अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ ही रहा था तो मोलिन को इस अटैक से बहुत दर्द होता है, क्योंकि अब उसकी आंखों से भी खून निकल रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी और अब उसको दिखाई देना भी बंद हो रहा था। वो यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि जे शिनकाई जो यहाँ पर बेहोश था उसे अब होश आ जाता है और वो होश में आते ही इनकी तरफ देखने लगता है। अब फेंग हान जोर से एक तलवार लेकर मोलिन की तरफ जंप करता है और जंप करते हुए वो उसके गले को काट देता है। अब जिनशुई वहाँ पर आगे बढ़कर आती हैं और फेंग हाई को हम देखते हैं कि अब वो मोलिन की बॉडी में भी तलवार मारने वाला था, लेकिन ऐसा करने से जिनशुई उसे रोक देती है और फेंग हान अब देखता है कि उसी के हाथ कांप रहे हैं और वो अपने दोस्त को याद करते हुए कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हारा बदला ले ही लिया। लेकिन जिनशुई उससे कहती है कि ये तो बहुत ही बुरा हुआ, तुमने मोलिन और शोरा दोनों को मार दिया। दोस्तों, शोरा की डेथ इसके लास्ट एपिसोड में हो चुकी है और यहाँ जिनशुई के अकॉर्डिंग फेंग हाई इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इनको मार पाए। अब जिनशुई जब आगे कुछ बोलने लगती है इससे पहले ही मोलिन का सर कुछ बड़बड़ाने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो इमोर्टल है और वो इतनी जल्दी नहीं मर सकता। अब वो बड़बड़ाता है कि अब तुम दोनों भी यहाँ पे मेरे साथ मरोगे और ये कहते ही वो ब्लड सैक्रिफाइस टेक्निक का यूज करने लगता है और इसके साथ हम देखते हैं कि उसने डीमन गॉड को भी यहाँ पे समन कर लिया होता है और जब वो कुछ कह रहा था तो वहाँ पर लगे हुए पिलर्स भी ग्लो करने लगते हैं और इन पिलर्स में से कुछ एनर्जी निकलती है, जिनके कंबाइंड होते ही वहाँ पर डीमन गॉड आ चुका था। देखो दोस्तों, ये देखने में कितना ज्यादा खतरनाक लगता है। अब वो डीमन गॉड यहाँ आकर जब जोर से चिल्लाता है तो उसके चिल्लाहट के साथ ही यहाँ पर एक बहुत तेज एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनशुई यहाँ पर अपनी ड्रैगन्स को समन करती है, लेकिन फेंग हान के लिए तो इस एनर्जी को सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसी वजह से उसने अपने कानों को बंद कर लिया था। दूसरी तरफ जैन शिनताई तो बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर फेंग हान को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी, तो डीमन ये देखकर उसे कहता है कि तुम्हें ये तकलीफ सहनी होगी और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब वो वहीं बैठकर कल्टीवेशन करते हुए उस एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम करने की कोशिश करता है। इसके बाद कुछ ही देर में वो एनर्जी रुक जाती है। अब हम देखते हैं कि जिनशुई उस डीमन गॉड की आगे खड़ी हुई थी, तो डीमन गॉड उससे कहता है
तुम एक मामूली डिसेबल हो और तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत कर रही हो। साथ ही तुमने डीमन अवतार को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है और तुमने मेरी बनाई हुई इस आर्मी को भी रोकने की कोशिश करी। लेकिन इन सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरी प्लानिंग इतनी छोटी नहीं है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम जैसी मामूली डिसेबल इतनी हिम्मत का काम कैसे कर सकती है। दूसरी तरफ फेंग हान भी यही बात सोच रहा था कि इसका इतना नॉर्मल होते हुए इतने बड़े डीमन गॉड के सामने खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। अब हम देखते हैं कि डीमन गॉड की सारी बातें सुनने के बाद में जेन शुई उस पर अटैक कर देती है। यहाँ पर वो अपनी रिलम का यूज करती है तो डीमन गॉड ये देखकर उससे कहता है, वाह कमाल बात है, तुमने इतने कम टाइम में ये टेक्निक भी सीख ली। अब जेन शुई अपने ड्रैगन से उस पर अटैक तो कर रही थी, लेकिन उसके सामने वो डीमन गॉड बहुत ताकतवर था। तो ये तो साफ दिखाई दे रहा था कि उसके सामने इसका टिक पाना बहुत मुश्किल था। इसीलिए अब फेंग हान सब कुछ देख रहा होता है और उसे आवाज लगाता है, जिसके बाद जेन शुई भी समझ जाती है कि इस डीमन से टकराना इतनी आसान बात नहीं है। इसीलिए वो अपने ड्रैगन पे बैठकर फेंग हाओ की तरफ निकल जाती है और फिर वो उस जगह से उसके साथ यहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन गॉड जेन शुई के उस ड्रैगन को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसकी एनर्जी को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसका ड्रैगन वहाँ से गायब हो जाता है और फिर वो दोनों ही उस ड्रैगन के गायब होने से वहाँ से नीचे गिर जाते हैं। अब जेन शुई तो हवा में उड़ सकती थी और इसीलिए वो हवा में उड़ते ही अपनी थंडर बॉडी को यहाँ पे रिवील करती है, क्योंकि वो एक थंडर गॉड थी। और ये देखकर डीमन गॉड बहुत ज्यादा तेज हंसने लगता है और वो कहता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इससे मुझे रोक लोगी? और क्या तुम सच में इसके भरोसे यहाँ पे आई थी? इतना कहने के बाद भी वो ड्रैगन अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो जेन शुई भी अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए अपनी थंडर एनर्जी का यूज करती है। लेकिन डीमन गॉड की पावर यहाँ बहुत तेज थी, जिसको जेन शुई सहन नहीं कर पाती और वो नीचे की ओर गिरने लगती है। लेकिन डीमन गॉड अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है। ये चीजें देखकर फेंग हान बहुत ज्यादा शॉक था और फेंग हान मदद के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जेन शुई पलटती है और किसी टेक्निक का यूज करके एक एनर्जी को डीमन पर फैला देती है और ये एनर्जी भी तुरंत ही फैल के एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट कर लेती और ये ऑरा इतना ज्यादा बड़ा था कि इसमें पूरा डीमन गॉड समा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जेन शुई फिर से फेंग हाओ के पास आती है और उसे पकड़कर वहाँ से ले जाने लगती है, यानी वो दोनों ही यहाँ से भागने लगते हैं और डीमन गॉड भी यहाँ कोशिश कर रहा होता है कि वो इस ऑरा से निकल पाए, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब वो अपनी पावर से उस बैरियर या उस ऑरा को तोड़ देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि इतने में ही जेन शुई और फेंग हाओ वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो डीमन बोलता है, वास्तव में तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम यहाँ थोड़ी देर और रुकती तो ये बात तो तय थी कि आज मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर देता। लेकिन मुझे इस बात का तो बदला लेना ही होगा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे हाथों से कोई बच के निकला हो। तुम पहली लेडी थी जो मुझसे बच के भाग निकली हो। अब क्योंकि इस बात पे डीमन गॉड को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो गुस्से में अपनी पूरी एनर्जी को वहाँ पे रिलीज कर रहा होता है और उसकी एनर्जी रिलीज करने से वो पूरा माउंटेन और वो पूरी गुफा थ्रिल होने लगते हैं। अब दूर से वो मास्टर ये पता लगाने के लिए वहाँ पे आ रहा होता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं, तो वो दूर से ही देखकर समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। अब हम देखते हैं कि जेन शुई और फेंग हान एक जगह पर बच के आ चुके थे और यहाँ पे जेन शुई फेंग हान से पूछती है कि क्या तुम पर उस डीमन गॉड की एनर्जी का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि उसे तो सह पाना बहुत मुश्किल है। अब फेंग हान को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, इसीलिए जेन शुई उसे कुछ बोलने से रोक देती है और कहती है, आज तुम्हें मुझे अपने सीक्रेट्स बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुमने मेरी बहुत मदद करी है, लेकिन ये एहसान मैं भूलूंगी नहीं, मैं इसे चुका दूंगी। लेकिन ऐसा कहते कहते ही उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वहीं पर गिर पड़ती है और हम देखते हैं कि उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। तो फेंग हान उससे पूछता है, क्या ये सब उस डीमन गॉड की टेक्निक की वजह से हो रहा है? तो जेन शुई कहती है कि हाँ, उस टेक्निक के बाद से मेरी एनर्जी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब मेरे पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची है, मुझे अपनी पावर्स के लिए अब कल्टीवेशन करनी होगी। जिसके बाद वो वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाती है, लेकिन बैठने से पहले वो फेंग हान को वही मैजिकल वेपन दे देती है जो मो लिन अपने साथ रखता था। इस बॉटल को देते हुए वो कहती है, ये एक खास मैजिकल वेपन है और इसमें 7 स्पिरिट्स है, इसीलिए तुम एक बार के लिए इसे संभाल के रखना। फेंग हान उसे हाँ बोलता है और खड़ा हो जाता है। अब जेन शुई अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देती, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेन शिनताई भी आ जाते हैं और उसकी नजर पड़ती है उस खास वेपन यानी कि उस मैजिकल बॉटल पे। वो कहता है कि तुम्हारे हाथ में क्या है, जिसके बाद फेंग हान उसे छुपाने की कोशिश करता है, तो वो भी उसे बोल देता है कि तुम इसे मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हो और ये तुम्हारे पास कैसे आया? तो फेंग हाओ बोलता है कि मेरा नहीं,
सीनियर्स का है। और ये चीज सुनते ही जेन शिनताई कहता है कि अरे वाह, तुम तो खुद को यहाँ पर एक पर्सनल डिसिपल समझ रहे हो और ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। और क्या तुम्हारे मास्टर या सीनियर ने तुम्हें नहीं समझा कि सीनियर्स के साथ कैसे बिहेव किया जाता है। इसके बाद में वो मल्टी पोर्टल को ओपन करता है और उसमें से स्वॉर्ड अटैक को फेंग हान की तरफ शुरू कर देता है। ये देखकर फेंग हान तुरंत ही वहाँ से भागने लगता है क्योंकि वहाँ पर जेन शुई कल्टीवेशन कर रही है और इस अटैक से उसको डिस्टर्ब हो सकता है। और ऐसे ही भागते भागते वो सोचने लगता है कि ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए अब वो उस बॉटल को ओपन कर देता है, जिसके बाद उसमें से डीमन स्कल्स बाहर आ जाते हैं और वो इनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वो कंट्रोल नहीं हो रहे होते हैं। तो ये देखकर जे शिनताई उससे बोलता है कि तुम्हें क्या लगा था ये बॉटल तुम्हारे हाथ में है तो तुम इन्हें कंट्रोल कर पाओगे। लेकिन अब वो सारे स्कल्स फेंग हान के आसपास घूमने लगे थे और फेंग हान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। अब हम देखते हैं कि जेन शिनताई अपने क्लोन की अटैक को उसके आसपास घुमाने लगता है, यानी उसके क्लोन्स भी अब उसके आसपास गोल गोल घूम रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि सारे क्लोन्स वापस से शिनताई के पास ही चले जाते हैं। अब जेन शिनताई फेंग हान से कहता है कि तुम मेरे अटैक्स को कितनी देर रोकोगे। फेंग हान भी बहुत अच्छे से जानता है कि वो ये ज्यादा देर तक नहीं कर सकता और ना ही वो जेंग शुई को उठा सकता है, इसीलिए वह सोचता है कि मुझे किसी भी तरह से बस टाइम को निकालना होगा ताकि जेंग शुई की कल्टीवेशन तब तक पूरी हो जाए और जेंग शुई शिंगताई को हरा सके। लेकिन यहाँ पर जेंग शिंगताई अपने गोल्ड फार्म अटैक का इस्तेमाल करता है और दोस्तों ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। फिर भी फेंग हान इसे अपने हाथ से रोकने की कोशिश करता है और इसमें उसे बहुत ज्यादा पेन होता है। वो कुछ देर तक तो इसे रोक लेता है, लेकिन जब जेंग शिंगताई इस पावर को बढ़ाने लगता है तो इससे फेंग हान को बहुत दर्द होता है, जिसकी वजह से अब वो उसे उठा नहीं पा रहा था। अब जेंग शिंगताई उससे कहता है तुम्हारे जैसा स्लेव इसी तरह मरने के लायक है। अब इसके बाद में फेंग हान ड्रैगन से हेल्प मांगता है तो ड्रैगन कहता है मैं क्या करूं, अभी मेरे पास इतनी पावर नहीं है, थोड़ा बहुत तो तुम भी संभालना सीखो, कब तक तुम मेरे भरोसे रहोगे। इसके बाद वो ड्रैगन एनर्जी की फॉर्म में बाहर आ जाता है और इसे देखते ही फेंग हान सबसे पहले कहता है कि अरे तुम आ गए, और अगर इन दोनों ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो वो ड्रैगन बोलता है कि तो क्या हुआ, जेंग शाई को वैसे भी तुम्हारे सीक्रेट्स नहीं जानने हैं। तो फेंग हान कहता है ठीक है तुम मुझे पहले ये बताओ कि अब मैं क्या करूं। तो ड्रैगन कहता है तुम इन स्कल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, लेकिन क्या तुमने इस बॉटल के अंदर से जो 7 स्पिरिट्स निकली थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश करी, अगर तुम चाहो तो इसकी कोशिश करके तुम देख सकते हो। तो फेंग हान कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन इसके बाद क्या होता है ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि दोस्तों ये पार्ट तो यहीं पे एंड हो जाता है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।